नमस्कार, IND स्पेशल आदिवासी आयोजन और प्रयोजन में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील श्रीवास्तव। जी हां, आज हम बात करेंगे आदिवासी सियासत की, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार बात करें जिस प्रकार से बीजेपी से आदिवासी कुछ वोट बैंक छिटक कर कांग्रेस की झोली में जा गया और यही वजह रही कि 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन अब बीजेपी चाहती है कि जो खोया हुआ वोट बैंक है आदिवासियों का, वो बीजेपी में लौटकर पुनः आए। इसीलिए लगातार समय समय पर हम देखते हैं कि बीजेपी बड़े बड़े आदिवासियों को लेकर आयोजन करती है। जनजातीय दिवस को लेकर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम किया गया, और यहां पर हम बात करें तो राजधानी भोपाल का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदलकर रानी कमलापति किया गया। साथ ही अगर हम बात करें तो यहां पर बिरसा मुंडा की जयंती भी बड़ी धूमधाम से मध्य प्रदेश में मनाई गई और पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम भी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की सहमति से बदलकर टाट्या मामा स्टेशन नाम उसका किया। तो कुल मिलाकर आदिवासियों पर फोकस है मध्य प्रदेश की सियासत, और वजह भी साफ है, क्योंकि जो 230 विधानसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश की, उनमें 47 सीटें ऐसी हैं जो आदिवासी बाहुल्य हैं, जहां पर जीत हार जो आदिवासी ही करते हैं। और 2008 की बात करें तो यहां पर कुल मिलाकर 29 सीटें बीजेपी को 2008 में मिली थी और 17 सीटें कांग्रेस को मिली थी। लेकिन 2018 की अगर हम बात करें तो उन 47 सीटों में से 31 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हुआ और 16 सीटें भाजपा को मिली। यानी साफ है कि आधे से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा, और यही वजह रही कि ये माना जा रहा है, बीजेपी के रणनीतिकार मानते हैं कि आदिवासी वोट बैंक का कांग्रेस में शिफ्ट होना कहीं ना कहीं सरकार गंवाना जो गंवाई है उसकी एक मुख्य वजह रहा। और यही वजह है कि अब बीजेपी ने एक बड़ा यहां पर देश भर में एक आदिवासी वोटों को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया और आदिवासी समाज की द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाया है। यानी एक मास्टर स्ट्रोक मोदी सरकार ने यहां चला है। अब इसी की काट खोजने कमलनाथ यहां मध्य प्रदेश में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर अलीराजपुर जाएंगे और वहां पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद का जो गांव है अलीराजपुर में भावरा, वहां पर भी चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने कमलनाथ जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं वोट बैंक को साधने की कवायद है, आदिवासियों को साधने की कवायद है। तो इस पूरी कवायद पर क्या कहती है कांग्रेस और बीजेपी, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। विश्व आदिवासी दिवस है। कमलनाथ जी ने पूरे प्रदेश के जितने भी जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों को यह सर्कुलर हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जारी हुआ है कि आयोजन करें। विश्व आदिवासी दिवस है, आदिवासी वर्ग का जो योगदान है उनके उत्थान के लिए जो हमारे कार्य, हमारे संकल्प हैं, उस पर हम काम करें। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, आज़ादी की लड़ाई में जो कांग्रेस का योगदान है उस पर बात करें, उस पर कार्यक्रम आयोजित करें। और स्वयं कमलनाथ जी उस दिन चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भामरा अलीराजपुर जिले में जाएंगे, आदिवासी भाई बहनों से संवाद करेंगे, कार्यक्रम आयोजित करेंगे। और कांग्रेस प्रतिवर्ष इस तरह के आयोजन करती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह उन्हें सिर्फ विश्व आदिवासी दिवस पर ही सिर्फ चुनाव के समय विश्व आदिवासी दिवस याद नहीं आता। हम हर वर्ष आयोजन करते हैं, प्रतिवर्ष कांग्रेस के आयोजन होते हैं और पूरे जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, शहर स्तर पर भी आयोजन करते हैं। आदिवासी भाई बहनों को याद करते हैं, उनके उत्थान का संकल्प लेते हैं। जो कांग्रेस देश के राष्ट्रपति जनजाति समाज की बैंड बनी है उसको पचा नहीं पा रही, और कांग्रेस के नेता सदन में लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी हमारी बहन के खिलाफ, राष्ट्रपति पद के खिलाफ, संवैधानिक पद के खिलाफ, जनजाति समाज के खिलाफ कर रहे हैं। इनको क्या अधिकार है जनजाति समाज और आदिवासियों की बात करने का? चलिए, तो आरोप प्रत्यारोप दोनों ही पार्टियों के हैं। आदिवासियों की हिमायती बनने की कोशिश, या फिर यूं कहें कि ज्यादा हमदर्द देखने की कोशिश दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हिना कामरे, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हैं और कांग्रेस की विधायक हैं। साथ ही हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं रंजन श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हिना जी, पहला सवाल आपसे ही, क्योंकि 2018 में जो मध्य प्रदेश की लगभग 47 आदिवासी बाहुल्य सीटें हैं, उनमें से 31 सीटें आपकी झोली में गई थी, और ये माना जा रहा था कि यही वजह है कि आपकी सरकार मध्य प्रदेश में लंबे अंतराल के बाद आई थी। अब कमलनाथ जी फिर एक बार फिर अलीराजपुर जा रहे हैं। आदिवासी विश्व आदिवासी जो दिवस है उसमें वहां पर शिरकत करेंगे, आदिवासियों से मुखातिब होंगे। अब बीजेपी को इसमें भी राजनीति दिखाई दे रही है, क्या कहेंगी?
चलिए रंजन जी, जिस प्रकार से आदिवासी, क्योंकि लंबे समय से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में सत्ता का केंद्र बना हुआ है, लगातार सियासत आदिवासियों के इर्द गिर्द हो रही है, और चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही दल कोशिश करते हैं खुद को आदिवासियों का हिमायती दिखाने की। क्या है सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक समुदाय के तौर पर, एक ग्रुप के तौर पर आदिवासियों की संख्या मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, 21% है, लगभग 1.5 करोड़। और अगर आप नए उसकी बात करेंगे, अभी जो 2021 में जो नया सेंसस आएगा उसमें और संख्या बढ़ी मिलेगी। तो जाहिर है सारी पार्टी हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सबकी निगाहें आदिवासियों पर रहती हैं पॉलिटिकली। लेकिन साथ में ये भी है कि मुद्दों का उठाना उचित है। जो भी लगता है कि किसी कोई हर्ट फील करता है, कोई दिक्कत फील करता है, लेकिन साथ में भी अगर साथ में उनका जो रहन सहन है, जीवन है, अगर साथ में उठे तो अच्छी बात है। अभी भी माइग्रेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आदिवासी इलाकों में, उनका रहन सहन अभी मेन स्ट्रीम में आना उनको बाकी है। तो लगता है कि हम दोनों काम करें, जिसको मुद्दा उठाना है पॉलिटिकली वो मुद्दा उठाएगा, दूसरा जवाब देगा। कि साथ में जो उनका जो रहन सहन है, जीवन है, जो उनकी समस्याएं है, प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी भी देखिए तो जो कुपोषण है वो आदिवासियों में, आदिवासी इलाकों में बहुत बड़ी समस्या है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज है। उस पर भी सरकार को, विपक्ष को दोनों मिलकर के काम करना चाहिए, मुझे लगता है। सर, आजादी के 70 साल बाद भी हम अभी भी बात करते हैं कि आदिवासियों को मुख्य धारा में लाना है। राजनीतिक दल दोनों की ही सरकारें, संभवतः मध्य प्रदेश की बात करें या दूसरे राज्यों की बात करें, वहां पर दोनों ही दल की सरकारें रही हैं या हैं, लेकिन इस ओर लगातार एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की बजाय कोई ठोस रणनीति या फिर ठोस कार्ययोजना क्यों नहीं ऐसी बनाई जाती है जिससे आदिवासियों का वाकई में उत्थान हो और उनका उद्धार हो? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं आदिवासियों के नाम पर प्रोजेक्ट कई चलाए जाते हैं, योजनाएं कई चलाई जाती हैं, लेकिन धरातल पर जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि उनसे कई आदिवासी जो वास्तविक आदिवासी हैं या फिर जो पात्र हितग्राही हैं, वही उनसे अछूते रह जाते हैं। नहीं, आपने सही बात कही। आपने जो शुरुआत की है पहले सेंटेंस में ही उसका सार छिपा हुआ है कि आजादी के इतने साल बाद 75वां हम लोग साल मना रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे का उत्सव मना रहे हैं। लेकिन देखने की जरूरत है कि आदिवासी जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है समाज का, वो कहाँ खड़ा है। तो अगर पाएंगे तो अभी भी साहूकारों के चंगुल में है, अभी भी माइग्रेशन वहाँ भरपूर है, बहुत सारी समस्या है, कुपोषण की समस्या वहाँ पे है, एग्रीकल्चर की समस्या वहाँ पे है, पानी बहुत जगह नहीं पहुँचा है। तो अभी भी मुख्य जो मूल समस्या है उससे अभी भी आदिवासी जूझ रहा है। जबकि हालत है जो संविधान है उसकी 5वीं अनुसूची, उसके तहत जो जहाँ पे ट्राइबल ज्यादा है, जो ट्राइबल ब्लॉक है, हमारे 89 ब्लॉक है, 89 ब्लॉक मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर विशेष प्रयोजन है उसका डेवलपमेंट का, उसको गवर्नर की देखरेख में होता है, राज्यपाल उसका एक तरह से गार्जियन होता है। उसके बाद भी अभी बहुत सारी चीजें अभी भी हैं। अभी देखिए सरकार ने पेशा एक्ट की बात की, पेशा एक्ट को कई साल हो गए, 1 दशक से ऊपर हो गए, लेकिन पेशा एक्ट को आज भी बहुत सी सरकारें हैं और बहुत सी शायद कोई ऐसी सरकार होगी जिसको मूल स्वरूप में उसको 100% कहीं पे लागू किया होगा। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर साथ में जो आदिवासियों का जीवन है, रहन सहन है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है और आरोप प्रत्यारोप में दोनों पार्टी लगी रहेंगी, विपक्ष और कोई पार्टी हो, तो उससे उनका भला नहीं होने वाला। जरूरत है कि कार्य योजना बनाएं, और बना भी है बहुत सारी कार्य योजना बनी है, लेकिन उसके बाद है कि जो कार्य योजनाएं बन चुकी हैं उसको धरातल पर उतारा हम ठीक से 100% नहीं, 90 तो उठा है, आज से 80 तो हो रहा है, 50 तो उतारा है, वो भी नहीं उतर रहा है। तो देखा जाए तो प्रॉब्लम ज्यादा है और मुझे लगता है कि उसी में है कि हमारे बहुत सारी पार्टी हो, चाहे सरकारें हैं, चाहे विपक्ष हो, उनको सोचने की जरूरत है कि इतने साल बाद भी हमारा आदिवासी समाज कहाँ खड़ा है, वो परिवार कहाँ खड़ा है, मैंने इस पर न्याय क्यों नहीं पा रहा है। सर, एक और वजह है रंजन सर, संविधान सबको समानता का अधिकार देता है। हम आजादी के 70 सालों से ये बात लगातार कह रहे हैं, लेकिन जब देश के प्रथम नागरिक को चुनने की बात आती है, जब देश का प्रथम नागरिक जो हमारे यहाँ का राष्ट्रपति है, जब उनके चुनाव की बात आती है, तो इस बात को क्यों इतना प्रचारित किया जाता है कि दलित समाज से हमारे देश के प्रधान राष्ट्रपति हैं या आदिवासी समाज से? इस बात की, जब हम संविधान की एक बात कहते हैं कि संविधान सर्वोपरि है, समानता का अधिकार है, तो वहां का कास्ट फैक्टर जो दिखाया जाता है वो क्या उस पद के लिए
बहुत बड़ा मायने रखता है। सियासी मायने जरूर मिल सकता है सर उसके लिए, लेकिन ये बताना क्या जरूरी है कि आदिवासी वर्ग से हमारे देश का राष्ट्रपति आया है, पहली बार आया, या फिर दलित वर्ग से आया? क्योंकि हमने देखा रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति बने थे उस दौरान इस प्रकार की चीजें प्रचारित की गई थी, और अभी भी हम देख रहे हैं कि इस प्रकार की चीजों को प्रसारित किया जा रहा है। नहीं, देखिए, ये बात सही है कि ट्राइबल कम्युनिटी से पहली राष्ट्रपति हैं। जहाँ तो शेड्यूल्ड कास्ट है उससे ऑलरेडी के.आर. नारायणन प्रेसिडेंट हो चुके हैं, पहली बार नहीं, दूसरी बार कमल जी था, दूसरी बार हुए हैं। हाँ, इस ट्राइबल बेल्ट से पहली राष्ट्रपति हमको मिली है। वो हमको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी इसलिए करती है कि गर्व की अनुभूति हो। ट्राइबल समाज है, उसमें गर्व का भाव हो कि देखिए ठीक है, आज मेन स्ट्रीम में है, आज समाज के मुख्य अंग है और आप भी उस पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि यह एक शुरुआत है, अंत नहीं है। अगर इस बात की भावनाओं को ध्यान में रखकर बातें कही जा रही हैं, किसी को उस पद पे ले जाया जा रहा है, तो उस पद की हमारे ख्याल से तभी उसका एक हम बोलेंगे वो सार्थक होगा उस पद पे जाने का, जो वाकई नीचे के तबके में गांव-गांव तक जो ट्राइबल है, आदिवासी है, जो परिवार है, उनके जीवन में कुछ उत्थान हो, कुछ परिवर्तन आए। अगर ऐसा नहीं परिवर्तन नहीं आता है तो किसी भी समाज से कोई आदमी किसी भी जगह पहुंच जाए, उसका भला फिर उसका फायदा नहीं होने वाला, वो सार्थक परिणाम नहीं दे सकता। सर, मध्य प्रदेश की अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करें, बीजेपी ने अभी एक बड़ा आयोजन किया जनजातीय दिवस के ऊपर। अब कांग्रेस उसका काउंटर करने जा रही है, उसके जवाब में या उसकी काट में हम यूं कहें 9 अगस्त को अलीराजपुर में कमलनाथ जी जा रहे हैं, वहां पर बड़ा आयोजन किया जाएगा। तमाम जो कांग्रेस के आदिवासी विधायक हैं वो वहां मौजूद रहेंगे। और कांग्रेस की जो कोशिश है, क्योंकि आदिवासी सीटें कांग्रेस के खाते में ज्यादा गई थी, इस बार 47 में से 31 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, तो कांग्रेस को लग रहा कि अगर ये वोट बैंक वो संभाल कर और सहज कर रख सकती है तो एक बड़ी चुनौती 2023 में बीजेपी को दे सकती है। क्या मानते हैं सर आप? देखिए, कांग्रेस का जो इश्यू है कि सरकार में आने के बाद सरकार खो चुके हैं। कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि जो हमारा बेस था 2018 में, देखिए अगर दोनों का परसेंट लगभग आसपास था, और इंटरेस्टिंग है बीजेपी को ज्यादा परसेंट मिले थे, 40 पॉइंट समथिंग था कांग्रेस का भी, और बीजेपी एग्जैक्ट नंबर तो नहीं याद पड़ रहा मुझे, 40 के आसपास था, तो इसमें बीजेपी का परसेंटेज ज्यादा था। कांग्रेस की कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो पिछला हमारा जो बेस था हमारा, उससे आगे बढ़ करके हम इस बेस पे पहुंच जाए, तो जो हमारा 2023 का चुनाव होगा उसमें से ज्यादा हमें सीट मिल जाए, जिससे जो पिछली बार हंग असेंबली हुई थी, हंग असेंबली नहीं हो। भाजपा की कोशिश है कि जो वोट परसेंटेज है कम से कम 50% से ज्यादा हो, जिससे दूसरे पार्टी जो भी है उनको सफलता ना मिले और भाजपा की जीत सुनिश्चित हो। इस सब के बीच में यह सही है कि उसमें ट्राइबल उसके फोकस पॉइंट में है दोनों के, जहाँ भाजपा और कांग्रेस में हो। कितनी सफलता मिलती नहीं मिलती बात की बात है, लेकिन मुख्य बात वही है कि आखिर एक चुनाव से दूसरे चुनाव, दूसरे तीसरे चौथे, उसमें उसके बीच में जो चुनाव के बीच में जो आदिवासी का जीवन है वह कितना प्रभावित होता है, कितना बदलता है, वो हमारे लिए मायने रखता है या किसी के लिए मायने रखना चाहिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ओमकार सिंह मरकाम जी, पूर्व मंत्री हैं, कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे। ओमकार जी, कमलनाथ जी 9 अगस्त को अलीराजपुर जा रहे हैं और आप सभी उनके साथ जा रहे हैं, क्या कार्यक्रम है आप लोगों का सर? देखिए, 9 अगस्त को हमारा विश्व आदिवासी दिवस है। पूरे दुनिया के आदिवासी एक साथ विश्व आदिवासी दिवस के दिन अपने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विरासत के विषय में अपना चर्चा करते हैं और अपनी वेशभूषा, अपनी संस्कृति के साथ जुड़ करके उस दिन हमारा एक उत्सव के रूप में पूरा विश्व में आदिवासी दिवस को मनाया जाता है। उसी तारतम्य में मानिए जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे और मैं आदिम जाति कल्याण मंत्री था, तो सामाजिक लोगों की मांग के अनुसार 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस में शासकीय अवकाश घोषित किए थे तथा कार्यक्रमों के लिए हर ब्लॉक स्तर में 1 लाख रुपए की राशि मैंने ही भिजवाया था कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों की आदिवासियों की इस दिवस पर पूरी तरह से चर्चा हो और समाज के लोग इसको मना सकें। इसके लिए हम लोगों ने इसमें काम किया था और इसमें माननीय कमलनाथ जी पुनः हमारे इस दिन हमारे साथ रहेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारी सांस्कृतिक
कार्यक्रमों पे सहभागी निभाएंगे। ओमकार जी, लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि आप लोग सिर्फ आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते हैं, जबकि बीजेपी की बात करें तो जिस प्रकार से हबीबगंज का नाम बदलकर उन्होंने रानी कमलापति किया, जनजातीय दिवस पर उन्होंने राजधानी में एक बड़ा आयोजन किया, प्रधानमंत्री जी भी उन्होंने भी शिरकत की थी उस कार्यक्रम में, और साथ ही अगर हम बात करें पाताल पानी रेलवे स्टेशन का भी नाम बदलकर टाटिया मामा रेलवे स्टेशन नाम किया गया। तो आप सिर्फ राजनीति करते हैं सर, काम तो बीजेपी कर रही है, ऐसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का भी आरोप है सर। देखिए, राजनीति तो भाजपा के लोग कर रहे हैं। 2003 से 2018 तक 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ये सबको पता है। आप उनसे विनम्रता से पूछिए, 15 साल थी कि नहीं। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 18 में सरकार बनी, मैं आदिम जाति कल्याण मंत्री बना, और जिस तरह से आदिवासियों के हमारी अपनी संस्कृति को लेकर के मैंने काम प्रारंभ किया और उसमें हम लोगों ने छुट्टी दिया, उसके बाद की सरकार में भाजपा आने के बाद हमारा जो प्रारंभ किया हुआ कार्यक्रम है उसके साथ वो जुड़ने की कोशिश किया है और कहता है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो ये सबको समझ में आ रहा है कि राजनीति आखिर कर कौन रहा है। राजनीति अगर शिवराज सिंह जी भाजपा 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं, 2014, 15, 16, 17, 18 आप जरा उनसे पूछिए कि इन कार्यकालों में कहां पर उन्हें गौरव दिवस याद आया था, कहां पर उन्हें आदिवासियों की दशा और दिशा याद आया था। मैं जब मंत्री था तो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने इसमें काम प्रारंभ किया। ये आपको भी पता है, मैं हमेशा राजनीति में कभी गलत आरोप नहीं लगाता, सच्चाई तो वो बात करता हूं, क्योंकि एक आदिवासी का सबसे बड़ा संपत्ति ईमानदारी होती है। और ये भाजपा के लोग जिस चीज को लेकर के हमने कार्यक्रम किया था, आज उसको पूरी तरह से ये काम नहीं करना चाह रहे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आदिवासियों के विकास पे माननीय प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग कहना चाहते हैं तो महामहिम राष्ट्रपति महोदया के गांव पे जाकर के देखें कि भारतीय जनता पार्टी के 2 बार विधायक थी महामहिम जी, सरकार में मंत्री थी महामहिम जी, और झारखंड में गवर्नर थी महामहिम जी। आज हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके आज तक और तमाम चैनलों के माध्यम से जो उस गांव की स्थिति आया है कि वहां पीने की पानी की समस्या है, बिजली नहीं है। महामहिम के राष्ट्रपति फार्म भरने के बाद उस गांव में प्रशासनिक लोग जाते हैं, मीडिया के जाते हैं, तो ये देखते हैं, तो ये तो हकीकत है ना। प्रधानमंत्री जरा इस पे बताएंगे कि महामहिम जी के गांव में, क्योंकि वो पहले विधायक थी, 2 बार मंत्री थी, राज्यपाल थी, तो ऐसे क्या इनकी विकास का बुनियाद ऐसे ही रहेगा क्या? ओमकार जी पूछ लेते हैं, हमारे साथ बीजेपी के भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, राजपाल सिंह सिसोदिया जी भी। सिसोदिया जी स्वागत है। सवाल यही है जो ओमकार सिंह जी ने छोड़ा है कि सिर्फ आप आदिवासियों के नाम पर सियासत कर रहे हैं। प्रथम जो नागरिक हैं देश की, उनके गांव तक में इतना विकास नहीं हो पाए, मूलभूत सुविधाएं नहीं आ पाई। जब वो राष्ट्रपति कैंडिडेट डिक्लेयर हुई उसके बाद प्रशासनिक लोग उनके गांव में पहुंचे हैं सर। राजपाल जी, ये प्रश्न क्या मरकाम सिंह जी कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि भाजपा से? आपसे पूछ रहे हैं राजपाल जी। मैं समझता हूँ कि देश में 60 साल तक शासन अगर किसी ने किया है तो वो तो कांग्रेस ने किया है। भाजपा तो अभी 10 साल से है और 10 साल में मूलभूत परिवर्तन करने का काम किया है। 60 साल में आप देश के 18,000 गाँव में तो बिजली नहीं पहुंचा पाए थे सर। इन्होंने 18,000 में नहीं पहुंचाई। आप जैसे इनका आरोप है ओमकार जी का कि राष्ट्रपति जी के गांव में उनके निर्वाचन के बाद अधिकारी पहुंचे हैं, लाइट की और मूलभूत सुविधाओं की अछूता महरूम रहा है वो गांव आज तक, जबकि वो पहले विधायक रही हैं, मंत्री रही हैं, राज्यपाल रही हैं, उसके बावजूद भी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंची उस गांव में। तो क्या सिर्फ आदिवासियों के नाम पर सियासत होती है कि काम भी होता है सर? दोनों ही पार्टियों के लिए सवाल है मेरा, आपके अकेले नहीं। पहले आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम ओमकार जी से भी पूछ लेंगे। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि 10 मुख्य प्रधानमंत्री आपके रहे, 50 साल तक निर्बाध रूप से आपकी सरकार रही, सदन में कोई विरोध करने वाला नहीं था, तब आप नहीं कर सके, और 10 साल के अंदर हम मूलभूत परिवर्तन कर रहे हैं, तो आपको प्रश्न खड़े करने का अवसर मिल रहा है। नहीं, प्रश्न इसलिए भी राजपाल जी प्रश्न इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि कोई अगर व्यक्ति 2 बार विधायक रह ले, मंत्री रह ले राज्य सरकार में,
राज्यपाल एक स्टेट का रह ले और अगर उसके ही गांव में इन तमाम बुनियादी सुविधाओं का अभाव हो तो सवाल लाजमी, हम 18,000 गांव की बात नहीं करें क्योंकि 18,000 गांवों में से कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं निकला होगा जो देश का प्रथम नागरिक बना हो। देश का प्रथम नागरिक तो गांव से निकलते ही कहाँ था साहब? पहले कांग्रेस के लोग जो है अपने आसपास के लोगों को बना देते थे। ये तो मोदी जी का चमत्कार है कि अब गांव से निकल के आदमी प्रथम राष्ट्रपति बनने लगा, प्रथम नागरिक बनने लगा। ये मोदी जी की सरकार की दूरदर्शिता है। पहले तो गांव से तो निकल के कितने लोगों को इन्होंने जो है पदों पे बिठाने का काम किया। वहां तो जो नेहरू गांधी खानदान से निकलते वही पदों पे बैठते हैं। ओमकार जी सीधा आरोप है कि कांग्रेस की जब सरकार रही तो जो नेहरू गांधी परिवार के इर्द गिर्द रहेगा या किचन कैबिनेट के सदस्य रहे होंगे वही प्रथम नागरिक बनते रहे अब तक देश के। देखिए, यशपाल जी को मैं बता दूं कि मोदी जी के भक्त हैं यशपाल जी, मैं बधाई देता हूं, पर यशपाल जी आप वाजपेयी जी के विरोधी मत बनिए। भारतीय जनता पार्टी के अभी जो 10 साल की ये गुणगान गा रहे हैं, मेरा अनुरोध है यशपाल जी से कि आप मोदी जी के भी कार्यकाल को जोड़ लीजिए कृपा कर। मैं बहुत सम्मान करता हूं मोदी जी का, पर मैं वाजपेयी जी को भाई बहुत आदर से मानता हूं, क्योंकि राजनीतिक हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, पर जिस तरह से जिस दृढ़ता के साथ वाजपेयी जी का भी जीवन है, यशपाल जी मेरी प्रार्थना है आपसे कि मोदी जी की आप भक्त बने। बहुत अच्छी बात है, परंतु आप वाजपेयी जी के कार्यकाल को भी याद कर लें। और जहां तक बात आई है गांधी परिवार की, आपको पता होगा शायद यशपाल जी माने, ये लोग वैसे नहीं मानते, गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता हैं और गांधी जी की शहादत सबको पता है। आजादी के बाद इंदिरा जी की शहादत, मेरे ख्याल से अगर वैसे इंदिरा जी की शहादत को भी भाजपा स्वीकार नहीं करता तो इस स्तर पे अगर राजनीति की संकीर्णता आएगी तो हम नहीं कह सकते। और इंदिरा जी की शहादत, राजीव जी की शहादत को भी भाजपा कहता है कि इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो एक प्रधानमंत्री कार्यकाल में माननीय इंदिरा जी हमारे प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, और इंदिरा जी अगर याद करेंगे तो इंदिरा जी के कार्य की सराहना हमारे पंडित हमारा जो वाजपेयी जी ने भी किया है। और अगर वाजपेयी जी से सहमत नहीं है सिसोदिया जी तो हम अब क्या कर सकते हैं? इनकी विचारधारा इस समय तो वन वे शो है देश के अंदर। ओमकार जी, इस प्रकार की चर्चा अगर हम लंबी हो जाएगी क्योंकि आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगेंगे। सीधा सवाल मेरा ये है कि जिस प्रकार से जो 47 सीटें मध्य प्रदेश की हैं आदिवासी बाहुल्य, जिनमें से 2018 में आपको 31 सीटें मिली थी, इन सीटों में 2023 में इजाफा हो पाएगा या इन सीटों को आप बरकरार रख पाएंगे? क्योंकि जिस प्रकार से आपका कार्यक्रम दिख रहे हैं कि अब लगातार आदिवासी क्षेत्रों में फोकस रहेगा कांग्रेस का, कमलनाथ जी ने भी अब आदिवासी इलाकों में जाना शुरू कर रहे हैं 9 तारीख से, तो क्या मानते हैं आप, सीटें बढ़ेंगी या कम होंगी 2023 में? निश्चित रूप से 2023 में मध्य प्रदेश के संपूर्ण जनमानस, उसमें हमारे आदिवासी भाई बहन भी पूरी सहभागिता के साथ प्रदेश में कांग्रेस को जनादेश दे रहे हैं। और 2024 में पूरे देश में हमारे आप सब लोग, मुझे पूरा भरोसा है कि सब लोग जनादेश देंगे और हमारी जो 2018 में सीट थी उससे बढ़कर के हम बहुत सीटों के साथ 2023 की सरकार बनाएंगे। और इसके लिए हमारे जो सभी लोग तैयार हैं, कमलनाथ जी तैयार हैं, हम सब लोग तैयार हैं और आदिवासी भाई भी हमारे साथ में हैं। चलिए, इसमें कोई शंका नहीं है। चलिए राज्यपाल जी, सीटों में इजाफा होगा कांग्रेस की, 47 में से 31 आई थी, बीजेपी के खाते में सिर्फ 16 सीटें गई थी आदिवासी बाहुल्य, और आप लोग जतन भी काफी कर रहे हैं, शिवराज जी से लेकर बीडी शर्मा जी तक, और पार्टी कार्यकर्ता लगातार आदिवासी इलाकों के दौरे कर रहे हैं, आदिवासियों से लगातार मेल मुलाकातें कर रहे हैं, उनके लिए काम पैसा एक्ट की जिस प्रकार से बात करें तो लगातार बैठकें भी हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है, सीटें जिस प्रकार से कांग्रेस का दावा है या फिर आपका अपना भी एक अलग दावा है कि आप कहेंगे कि ज्यादा सीटें आएंगी, तो कितनी उम्मीद है आपको कि 47 सीटों में से कितनी आपके खाते में जाएंगी? भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी आदिवासी विकास या आदिवासी वर्ग को के लिए किए हुए कामों के बदले में वोट की राजनीति नहीं करी है। ये वोट की राजनीति तो सदैव कांग्रेस ने करने का काम किया। आदिवासियों को ठगने का, छलने का काम कांग्रेस ने किया है।
हम तो आदिवासियों के गौरव को बढ़ाने के लिए, उनके मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, उनको सर्व सुविधा युक्त करने में सतत प्रयासरत है, कार्यरत है। हमने उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया, हमने उनके वर्ग को देश के सर्वोच्च स्थान तक पहुंचाने का काम किया, उनकी आवाज को पूरे देश और पूरे विश्व के पटल पर लाने का काम किया। और ये सब जो काम हम कर रहे हैं, इन कार्यों के आधार पर मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर उस वर्ग के लिए जो हम काम कर रहे हैं, उन कामों को प्रभावित होकर और उन कामों को पूर्ण करने की उद्देश्य से लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। आदिवासी समुदाय वर्ग हमारा आशीर्वाद देगा और अधिक से अधिक स्थानों तक हम अपने काम के माध्यम से उनके हृदय में स्थान बना पाएंगे। मैं सीटों की गिनती करने वाला पंडित नहीं हूं, पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि हमने, भारतीय जनता पार्टी ने जो आदिवासी समाज के लिए पूरे देश भर में जो कार्यक्रम चलाए हैं और जो काम किए हैं, वो इसके पहले की सरकारें यदि करती तो शायद इनका जीवन स्तर काफी पहले। चलिए, तो जीवन स्तर आदिवासियों का सुधर सकता था अगर पहले की सरकारें काम करती, ऐसा कहना है बीजेपी का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आदिवासियों को लेकर दोनों ही राजनीतिक दलों के दावे हैं, दोनों का ही कहना है कि उन्होंने उनके नाम, काम और पहचान के लिए काम किया है। आदिवासियों के जो गौरव की बात है या गौरव दिलाने का काम किया है। अब का छुट्टी से लेकर, आदिवासी दिवस पर छुट्टी से लेकर और सियासत तक दोनों की ही बात दोनों ही राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। लेकिन अब देखना होगा कि 2023 में जो आदिवासी है वो किसके साथ खड़ा होता है, या फिर यूं कहें कि आदिवासी किसको अपना सच्चा हिमायती मानता है। क्योंकि दावे दोनों के बड़े बड़े हैं, दोनों ही दलों के वादों और दावों की बात करें तो लंबी फहरिस्त है। लेकिन अब आदिवासियों को ही समझना होगा कि उनका सच्चा हमदर्द कौन है। फिलहाल IND स्पेशल में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।